माधव अपने परिवार के साथ शहर के एक पुराने इलाके में लाला धनीराम के मकान में किराए पर रहता था। वो मकान 2 कमरों का था, जिसकी दीवारें सीलन से भरी थीं और छत से बरसात में पानी टपकता था। लेकिन माधव के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि शहर के बीचों बीच इससे सस्ता मकान मिलना मुश्किल था। एक सुबह माधव अपनी ऑटो साफ कर रहा था कि तभी लाला धनीराम अपनी भारी कदगाठी और हाथ में छड़ी लिए वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। ओ माधव, इस महीने का किराया कहाँ है? आज 10 तारीख हो गई है, लाला ने कड़क आवाज में पूछा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, बस 2 दिन दे दीजिए, बबलू की स्कूल की फीस भरनी थी, इसलिए हाथ थोड़ा तंग है, परसों पक्का दे दूंगा। लाला ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। सुन माधव, ये स्कूल फीस का बहाना मेरे सामने मत बना, मुझे पैसे चाहिए। और हाँ, अगले महीने से किराया 500 रुपए बढ़ेगा। शहर में महंगाई बढ़ गई है तो मेरा किराया भी बढ़ेगा। माधव सन्न रह गया। लेकिन लाला जी, अभी 6 महीने पहले ही तो आपने किराया बढ़ाया था, छत की मरम्मत भी नहीं करवाई आपने। लाला हंसते हुए बोला, रहना है तो रहो, वरना खाली करो। मेरे पास 10 लोग और तैयार खड़े हैं इस खंडहर के लिए भी ज्यादा पैसे देने को। अंदर कमरे में बैठी सुमन सब सुन रही थी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो रात रात भर जागकर सिलाई करती थी ताकि थोड़े पैसे और जुड़ सके। लाला धनीराम की नजर सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि सुमन की मेहनत पर भी थी। शाम को जब माधव ऑटो लेकर बाहर गया था, लाला धनीराम फिर से वहां आया। उसने देखा कि सुमन बरामदे में बैठकर सिलाई कर रही है। बड़ी मेहनत कर रही हो सुमन बहू, लाला ने ओछी नजरों से देखते हुए कहा। मैंने सुना है तुम शहर की बड़ी दुकानों के लिए कपड़े सिलती हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा किराया माफ कर सकता हूँ। सुमन ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, लाला जी, हम गरीब जरूर हैं, पर अपनी मेहनत की रोटी खाना जानते हैं। माधव जी समय पर आपको किराया पहुंचा देंगे। लाला को सुमन का ये स्वाभिमान चुभ गया। उसने मन ही मन तय किया कि वो इस परिवार को इतना परेशान करेगा कि ये उसके पैरों में आकर गिरेंगे। अगले हफ्ते लाला ने एक नई चाल चली। उसने मकान का बिजली का बिल अपने नाम पर होने का फायदा उठाकर कनेक्शन काट दिया। चिलचिलाती गर्मी में बबलू और सुमन बिना पंखे और लाइट के रहने को मजबूर हो गए। लाला जी, आपने हमारी बिजली क्यों काट दी? हमने तो पिछले महीने का बिल आपको नगद दिया था। माधव ने गुस्से में पूछा। लाला ने आराम कुर्सी पर बैठते हुए पान चबाया और बोला, अरे माधव, वो बिजली का मीटर पुराना हो गया था, शॉर्ट सर्किट का डर था। अब नया मीटर लगेगा जिसके लिए तुम्हें 5000 रुपए देने होंगे। जब तक पैसे नहीं तब तक बिजली नहीं। माधव जानता था कि लाला झूठ बोल रहा है। नया मीटर लगवाने की फीस इतनी नहीं थी। बबलू की परीक्षा नजदीक थी और वो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सुमन ने अपनी शादी के आखिरी बचे हुए कंगन निकाले और माधव को दिए। इन्हें बेच दीजिए, हमारे स्वाभिमान से बढ़कर हमारी बेटे की पढ़ाई है। माधव की आंखों में खून उतर आया, लेकिन वो कानून और अपनी गरीबी के आगे मजबूर था। उसने कंगन बेचे और लाला की जेब भरी। बिजली तो आ गई, पर माधव के मन में प्रतिशोध की आग सुलगने लगी थी। शहर में मॉनसून की पहली बारिश शुरू हुई। आसमान से पानी नहीं, मानो आफत बरस रही थी। माधव के घर की छत से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे घर के अंदर ही नल खुला हो। आधी रात को अचानक एक जोरदार आवाज हुई। कमरे के कोने की छत का एक हिस्सा भर भरा कर नीचे गिर गया। खुशकिस्मती से बबलू और सुमन दूसरे कोने में सो रहे थे। माधव भागकर लाला के घर गया। लाला जी, छत गिर गई है, मेरी पत्नी और बच्चा मरते मरते बचे हैं, देखिए चलकर। लाला ने अपनी खिड़की से झांका और लापरवाही से बोला, मरे तो नहीं ना, बस फिर क्या है, सुबह देख लेंगे। और सुनो, छत गिरना तुम्हारी गलती है, शायद तुमने वहां कोई भारी सामान रखा होगा, इसकी मरम्मत का खर्चा भी तुम्हारे किराए में जुड़ेगा। माधव को उस पल समझ आया कि लाला इंसान नहीं, एक चलता फिरता शैतान है। उसने तय किया कि अब वो गिड़गिड़ाएगा नहीं, बल्कि इस लालच का कानून अनंत करेगा। छत का हिस्सा गिरने के बाद पूरा कमरा धूल और गीली मिट्टी से भर गया था। बाहर मूसलाधार बारिश अभी भी जारी थी। माधव ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि बबलू डरा हुआ अपनी माँ के आंचल में दुबका है। सुमन की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। माधव जी, अब बहुत हो गया, सुमन ने भारी आवाज में कहा। आज हम बच गए, पर कल क्या होगा? क्या लाला को हमारे खून का इंतजार है? माधव ने मलबे को हटाया और एक पुरानी प्लास्टिक की चादर से छत के छेद को ढकने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ ठिठुर रहे थे। सुमन,
मैंने हमेशा सोचा कि शांति से रहने में भलाई है, पर लाला ने मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझ लिया है। वो चाहता है कि हम डर कर भाग जाएं, ताकि वो इस जमीन को किसी बड़े बिल्डर को बेच सके। पूरी रात माधव जागता रहा। वो सोचता रहा कि एक गरीब आदमी इस शहर के जाल में कैसे फंस जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही माधव ने तय किया कि वो अब हाथ जोड़कर लाला के सामने नहीं खड़ा होगा। अगले दिन माधव अपने एक पुराने दोस्त के पास गया, जो एक वकील के पास क्लर्क का काम करता था। दोस्त ने उसे किराएदार संरक्षण कानून के बारे में बताया। देख माधव, दोस्त ने समझाते हुए कहा, लाला धनीराम बहुत पुराना खिलाड़ी है। उसने कई लोगों को ऐसे ही उजाड़ा है, लेकिन कानून कहता है कि मकान मालिक बिना ठोस वजह के किसी को घर से नहीं निकाल सकता, और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली पानी देना उसकी जिम्मेदारी है। माधव को वकील साहब से मिलवाया गया। वकील साहब ने माधव से सारे कागज मांगे। क्या तुम्हारे पास किराए की रसीदें हैं? माधव ने सिर झुका लिया। नहीं वकील साहब, लाला कभी रसीद नहीं देता। वो हमेशा नकद पैसे लेता है और कहता है कि भरोसा ही सबसे बड़ी रसीद है। वकील साहब गंभीर हो गए। यही तो उसकी चाल है। बिना रसीद के तुम ये साबित भी नहीं कर सकते कि तुम वहां 10 साल से रह रहे हो। तुम्हें उसे फंसाने के लिए सबूत जुटाने होंगे। जब माधव घर लौटा तो उसने देखा कि लाला धनीराम के 2 गुंडे उसके दरवाजे पर खड़े थे। वे सुमन से बदतमीजी कर रहे थे और घर का सामान बाहर फेंकने की धमकी दे रहे थे। ओए माधव, लाला जी ने कहा है कि शाम तक घर खाली कर दे। ये छत गिरना एक चेतावनी थी, अगली बार पूरी दीवार गिर सकती है, एक गुंडे ने पान थूकते हुए कहा। मोहल्ले के लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई भी माधव की मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सब लाला के कर्जदार थे या उससे डरते थे। माधव ने हिम्मत जुटाई और गुंडों की आंखों में आंखें डालकर बोला, घर खाली नहीं होगा, मामला अब कोर्ट में जाएगा। हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। गुंडे हंसने लगे। कोर्ट? अबे गरीब की अदालत तो सड़क होती है, देख लेंगे तेरे कोर्ट को। उनके जाने के बाद माधव ने महसूस किया कि लड़ाई अब खूनी होने वाली थी। गुंडों के जाने के बाद मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया था। सूरज ढल चुका था, लेकिन माधव के घर में आज बिजली नहीं थी, क्योंकि लाला ने फिर से तार काट दिए थे। एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में सुमन खिचड़ी बना रही थी। बबलू कोने में बैठा अपनी फटी हुई किताब को देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, पिताजी, क्या सच में हमें घर से निकाल दिया जाएगा? मेरा स्कूल तो यहीं पास में है, अगर हम दूर चले गए तो मैं कैसे पढ़ूंगा? माधव ने बबलू को गले लगा लिया। उसका गला भर आया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं बेटा, कोई हमें यहाँ से नहीं निकालेगा। जब तक मैं हूँ तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगे। तभी बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। माधव ने हाथ में एक डंडा उठाया और दरवाजे के पास गया। बाहर कोई नहीं था, बस एक कागज का टुकड़ा दरवाजे के नीचे से अंदर खिसकाया गया था। उस पर कोयले से लिखा था, कल का सूरज नहीं देख पाओगे। माधव समझ गया कि लाला अब कानूनी रास्ते का इंतजार नहीं करेगा, वो आज रात ही कुछ बड़ा करने वाला है। दूसरी तरफ लाला धनीराम अपनी आलीशान हवेली में मखमली सोफे पर बैठा शराब पी रहा था। उसके सामने वही 2 गुंडे खड़े थे। लाला जी, वो माधव तो झुकने को तैयार ही नहीं है, कह रहा है कोर्ट जाएगा, एक गुंडे ने कहा। लाला ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और हंसा। कोर्ट? गरीब आदमी कोर्ट के चक्कर काटते काटते दम तोड़ देता है। मुझे वो जमीन चाहिए। बिल्डर ने मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया है उस पूरी बस्ती के लिए। अगर माधव नहीं माना तो बाकी किराएदार भी नहीं मानेंगे। उसे एक मिसाल बनाना होगा। लाला ने गुंडों को पास बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, आज रात जब सब सो जाएं तो उसकी झुग्गीनुमा घर के पीछे वाले हिस्से में मिट्टी का तेल डाल देना। आग ऐसी लगनी चाहिए कि लगे शॉर्ट सर्किट हुआ है। इधर घर में सुमन को भी अनहोनी का एहसास हो रहा था। उसने माधव से कहा, आज हम अंदर नहीं सोएंगे, हम पिछवाड़े वाले बरामदे में सोएंगे, जहां से गली साफ दिखती है। और मैंने अपनी मिर्च कूटने वाली ओखली में ढेर सारा मिर्च पाउडर तैयार रखा है। माधव ने सुमन की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने बिस्तर के अंदर तकिए और चादरें ऐसे बिछा दी जैसे कोई वहां सो रहा हो। खुद वे अंधेरे कोने में छिपकर बैठ गए। रात के करीब 2 बजे थे। गली के कुत्ते भौंकने लगे। 2 साए रेंगते हुए घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़े। उनके हाथ में प्लास्टिक की केन थी। जैसे ही उन्होंने तेल छिड़कना शुरू किया, माधव ने टॉर्च की तेज रोशनी उनके चेहरे पर डाली। पकड़ो चोरों को! माधव जोर से चिल्लाया। गुंडे सकपका गए। सुमन ने फुर्ती से मिर्च पाउडर भरा डिब्बा उनकी आंखों की तरफ फेंक दिया। गुंडे चीखते हुए अपनी आंखें मलने लगे। शोर सुनकर मोहल्ले के कुछ और लोग भी जाग गए। मिर्च के पाउडर से बिलबिलाते हुए गुंडों को माधव ने रस्सी से बांध दिया। सुबह होने तक पूरा मोहल्ला वहां जमा हो गया। लोग देख रहे थे कि लाला किस हद तक गिर सकता है। तभी लाला धनीराम अपनी छड़ी घुमाता हुआ वहां आया।
ये क्या तमाशा है माधव, मेरे आदमियों को क्यों बांध रखा है? माधव ने मिट्टी के तेल की केन लाला के सामने फेंक दी। लाला जी, ये आपके आदमी नहीं, हत्यारे हैं। ये हमें जिंदा जलाना चाहते थे। देखिए मोहल्ले वालों, आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। मोहल्ले के एक बुजुर्ग जो बरसों से लाला का जुल्म सह रहे थे, आगे आए। बहुत हुआ लाला, हमने हमेशा किराया दिया, तुम्हारी गालियां सही, पर अब जान पर बात आ गई है। हम सब पुलिस स्टेशन चलेंगे। लाला की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि ये दबे हुए लोग कभी सिर भी उठा सकते हैं। माधव और मोहल्ले के लोग उन गुंडों को लेकर पास के थाने पहुंचे। माधव को उम्मीद थी कि सबूतों के साथ पुलिस लाला को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन वहां का नजारा कुछ और ही था। इंस्पेक्टर साहब लाला को देखते ही कुर्सी से खड़े हो गए। अरे लाला जी, आप यहाँ, क्या हुआ? माधव ने सारी बात बताई और तेल की केन दिखाई। इंस्पेक्टर ने माधव को ही डांट दिया। अबे, ये तो खाली केन है, इसमें पानी भी हो सकता है, और ये लोग लाला जी के कर्मचारी हैं, शायद वहाँ सफाई करने गए होंगे। तूने इन्हें बांधकर कानून अपने हाथ में लिया है। माधव का दिल टूट गया। उसे समझ आया कि लाला ने सिर्फ मकान नहीं, बल्कि कानून को भी किराए पर ले रखा है। पुलिस ने गुंडों को छोड़ दिया और माधव को धमकी देकर घर भेज दिया। थाने से लौटने के बाद माधव का सिर भारी था। पुलिस का वो पक्षपाती रवैया उसके दिल में फांस की तरह चुभ रहा था। उसे एहसास हो गया था कि लाला की जड़ें सिर्फ उसकी हवेली तक नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों तक फैली हैं। मोहल्ले के लोग जो सुबह जोश में थे, पुलिस की धमकी सुनकर अब अपने अपने घरों में दुबक गए थे। सुमन ने माधव को पानी का गिलास दिया। उसके हाथ अभी भी मिर्च के पाउडर से लाल थे। माधव जी, हिम्मत मत हारिए। अगर पुलिस बिकी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सच्चाई खत्म हो गई है। माधव ने उस दीवार के उस हिस्से को देखा जो बारिश और मलबे से अभी भी गीला था। माधव, कानून पैसे वालों की दासी बन गया है, अब हम किसके पास जाएंगे? तभी उनके दरवाजे पर एक साया उभरा। ये सुधीर था, एक युवा लड़का जो मोहल्ले में ही रहता था और शहर के एक छोटे अखबार जनता की आवाज में ट्रेनिंग कर रहा था। सुधीर के हाथ में एक छोटा सा कैमरा और डायरी थी। माधव काका, मैंने सुबह जो हुआ वो सब देखा। पुलिस कुछ नहीं करेगी क्योंकि लाला उन्हें हर महीने मोटी रकम भेजता है, लेकिन मेरे प्रेस के संपादक बहुत ईमानदार हैं। अगर हम इस घटना की तस्वीरें और आपका बयान छाप दें तो लाला पर दबाव बनेगा। माधव की आंखों में उम्मीद की एक क्षीण किरण जागी। उसने सुधीर को अंदर बुलाया और एक एक करके लाला के सारे जुल्मों की दास्तान सुनानी शुरू की। किराया बढ़ाना, बिजली काटना और अंत में घर जलाने की कोशिश करना। अगले दिन सुबह सुबह मोहल्ले में अखबार की कुछ प्रतियां पहुंची। पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गरीबों का काल, लाला धनीराम की गुंडागर्दी या प्रशासनिक मिलीभगत। लेख में माधव के गिरे हुए छत की फोटो और उन गुंडों की तस्वीर भी थी जिन्हें रात में पकड़ा गया था। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे शहर में चर्चा शुरू हो गई। लाला धनीराम अपने ड्राइंग रूम में बैठा अखबार पढ़ रहा था। गुस्से के मारे उसका हाथ कांपने लगा और उसने चाय का कप दीवार पर बेमारा। ये कल का छोकरा सुधीर, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ लिखे, लाला चिल्लाया। उस संपादक को फोन लगाओ और कहो कि अगर कल तक माफीनामा नहीं छपा तो उसका प्रेस बंद करवा दूंगा। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया। खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग लाला के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे और नारेबाजी करने लगे। लाला ने पहली बार डर का अनुभव किया। उसने अपने खास आदमी बिहारी को बुलाया। बिहारी, ये पत्रकार और माधव दोनों का मुंह बंद करना होगा, लेकिन अब सीधा हमला मत करना। कुछ ऐसा करो कि ये लोग खुद शहर छोड़कर भाग जाएं। लाला ने फुसफुसाते हुए आदेश दिया। बिहारी एक शातिर अपराधी था। उसने माधव को शारीरिक चोट पहुंचाने के बजाय उसे मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ने की योजना बनाई। उसने लाला की हवेली से सोने की एक कीमती मूर्ति गायब की और उसे चुपके से माधव के ऑटो की पिछली सीट के नीचे छिपा दिया। दोपहर का समय था। माधव सवारी लेकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। वही इंस्पेक्टर जिसने थाने में माधव को भगाया था, वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। गाड़ी की तलाशी लो, इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया। माधव हैरान था। साहब, मैं तो बस सवारी छोड़ने जा रहा हूँ। पुलिस ने जैसे ही पिछली सीट हटाई, वहां से सोने की मूर्ति चमक उठी। इंस्पेक्टर ने उसे हवा में लहराया। लो भाई, मिल गया लाला जी का खानदानी खजाना। माधव, तू तो बड़ा कलाकार निकला। घर खाली करने को कहा तो तूने चोरी शुरू कर दी। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, ये मेरी नहीं है, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। सवारी और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोग कहने लगे, देखने में तो शरीफ लगता था, पर निकला चोर। पुलिस ने माधव को हथकड़ी लगा दी और उसे बीच बाजार से पैदल चलाते हुए ले जाने लगी ताकि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए।
जब माधव की गिरफ्तारी की खबर घर पहुंची तो सुमन पत्थर सी हो गई। मोहल्ले की औरतें जो कल तक सहानुभूति दिखा रही थी, अब ताने देने लगी। देखो, ज्यादा ईमानदारी का ढोंग कर रहे थे, अब जेल की हवा खाएंगे। बबलू रोने लगा। माँ, क्या पिताजी ने सच में चोरी की है? सुमन ने बबलू के कंधे पकड़े और उसकी आंखों में झांका। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी के हाथ मेहनत की कमाई से काले हो सकते हैं, पर पाप की कमाई से नहीं। ये लाला की चाल है। सुमन घर से बाहर निकली और सीधे लाला की हवेली की ओर चल पड़ी। उसके हाथ में वही सिलाई वाली कैंची थी जिसे वो काम में इस्तेमाल करती थी। वो डरने वाली नहीं थी। हवेली के बाहर भारी भीड़ थी। सुमन ने चिल्लाकर कहा, लाला धनीराम, बाहर आओ। तुमने मेरे पति को फंसाया है। वो मूर्ति तुम्हारे गुंडे ने रखी थी। मैंने उसे कल रात घर के पास मंडराते देखा था। लाला बालकनी में आया और जोर से हंसा। बहू, सबूत पुलिस के पास हैं। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर अपने पति को छुड़ाना चाहती हो तो बस एक कागज पर दस्तखत कर दो कि तुम घर खाली कर रही हो। मैं केस वापस ले लूंगा। सुमन ने वही मिट्टी उठाई और कसम खाई, मैं घर खाली नहीं करूंगी लाला। अब ये लड़ाई सिर्फ छत की नहीं, मेरे पति की इज्जत की भी है। मैं सच साबित करके रहूंगी। थाने की अंधेरी कोठरी में माधव बैठा था। दीवार के छोटे से झरोखे से आती चांदनी उसके चेहरे की झुर्रियों को और गहरा दिखा रही थी। उसके कान में अभी भी इंस्पेक्टर की वो घिनौनी हंसी गूंज रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ऑटो को उसने अपने पसीने से सींचा, वही आज उसके माथे पर चोर का कलंक लगाएगा। तभी सुमन उससे मिलने पहुंची। जालीदार खिड़की के बीच से दोनों की आंखें मिली। माधव के शब्द नहीं निकल रहे थे। सुमन, मैं निर्दोष हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? माधव ने कांपती आवाज में पूछा। सुमन ने जाली पर हाथ रखा। माधव जी, मुझे आपकी ईमानदारी पर उतना ही भरोसा है जितना खुद की सांसों पर। आप टूटिए मत। लाला ने जाल बिछाया है तो उसे काटना मुझे आता है। आप बस बबलू का ख्याल रखिएगा जब मैं बाहर मशगूल रहूं। सुमन जब थाने से बाहर निकली तो उसकी चाल बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि सीधे रास्ते से लाला जैसे भेड़िए को नहीं पकड़ा जा सकता। उसने अपने सिर से पल्लू को कस कर बांधा और सीधे उस बस्ती की ओर गई जहां लाला के गुंडे और कर्मचारी रहते थे। सुमन को पता था कि मूर्ति माधव के ऑटो में बिहारी नहीं रखी होगी, क्योंकि वही लाला का सबसे वफादार और शातिर गुंडा था। सुमन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक पुरानी फटी हुई चादर ओढ़ ली और कूड़ा बीनने वाली महिला का भेष बना लिया। वो घंटों लाला की हवेली के पिछले दरवाजे के पास बैठी रही। रात के करीब 11 बजे बिहारी अपने 2 साथियों के साथ बाहर निकला। वे पास के एक देसी शराब के ठेके की ओर बढ़ रहे थे। सुमन दबे पांव उनके पीछे पीछे चलने लगी। शराब के नशे में बिहारी अपनी शेखी बघार रहा था। देखा बे, लाला जी कितने खुश हुए। वो सोने की मूर्ति तो बस पीतल की थी जिस पर सोने का पानी चढ़ा था, पर उस ऑटो वाले की जिंदगी तो अब असली जेल में कटेगी। सुमन का खून खौल उठा। उसके पास सबूत तो नहीं था, पर उसे सच पता चल गया था। उसने अपना पुराना मोबाइल निकाला जो माधव ने उसे पिछले साल दिया था। उसने चुपके से उनकी बातों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन तभी बिहारी की नजर पीछे मुड़कर देख रही सुमन पर पड़ी। ओए, कौन है वहाँ? बिहारी चिल्लाया। सुमन ने अपनी जान बचाने के लिए उन तंग गलियों में दौड़ लगा दी। वो जानती थी कि अगर आज वो पकड़ी गई तो माधव को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। दौड़ते दौड़ते सुमन सुधीर यानी पत्रकार के दफ्तर पहुंची। वो हाँफ रही थी। सुधीर ने उसे पानी पिलाया और सारी बात सुनी। सुमन चाची, सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग काफी नहीं होगी। पुलिस कह देगी कि आवाज साफ नहीं है, सुधीर ने गंभीरता से कहा। हमें उस सुनार को खोजना होगा जिसने उस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ाया। लाला शहर के किसी बड़े सुनार के पास नहीं गया होगा, क्योंकि वहां पकड़े जाने का डर होता है। सुधीर और सुमन ने शहर की उन तंग गलियों की खाक छानी जहां छोटे और अवैध सुनार काम करते थे। पूरी रात भटकने के बाद उन्हें लल्लू सुनार की छोटी सी दुकान मिली। सुधीर ने ग्राहक बनकर बात शुरू की। लल्लू भाई, वैसी ही मूर्ति बनानी है जैसी कल लाला धनीराम के आदमी बनवा कर ले गए थे। बहुत चमक थी उसमें, सुधीर ने चतुराई से कहा। लल्लू सुनार लालच में आ गया। अरे साहब, वैसी ही बना दूंगा। बिहारी आया था, 500 रुपए दिए थे सिर्फ पॉलिश के। कल रात ही तो काम करके दिया है। सुमन ने तुरंत अपना फोन निकाला और लल्लू का ये बयान रिकॉर्ड कर लिया। ये पहला ठोस सबूत था जो लाला के साम्राज्य की नींव हिला सकता था। अगली सुबह सुमन और सुधीर चुपचाप पुलिस के पास नहीं गए। उन्हें पता था कि इंस्पेक्टर बिका हुआ था। वे सीधे शहर के मुख्य बाजार पहुंचे और वहां बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगा दिए। सुधीर ने अपने अखबार के फेसबुक पेज पर लाइव जाना शुरू किया। शहरवासियों, देखिए कैसे एक अमीर मकान मालिक ने एक गरीब ऑटो वाले को फंसाने के लिए पीतल की मूर्ति को सोना बताकर पुलिस से सांठ-गांठ की। हमारे पास सुनार का बयान है। सुधीर की आवाज पूरे बाजार में गूंजने लगी। हजारों लोग इकट्ठा हो गए।
लाला धनीराम अपनी हवेली की खिड़की से ये सब देख रहा था। उसके पसीने छूटने लगे। उसने पुलिस को फोन किया, पर इस बार मामला इतना बढ़ चुका था कि ऊपर के अधिकारियों का दबाव था। तभी लाला के घर के बाहर एक महंगी गाड़ी रुकी। उसमें से अंजलि, जो कि एक सोशल वर्कर थी, उतरी। उसने सुमन का हाथ पकड़ा। घबराओ मत सुमन, आज न्याय होकर रहेगा। मैंने शहर के सबसे बड़े वकील को तुम्हारे केस के लिए तैयार किया है। लाला बाहर आया और दहाड़ा, ये सब झूठ है, मेरे पास रसीद है उस मूर्ति की। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, लाला जी, अगर मूर्ति असली सोना है तो चलिए इसका अभी तेजाब से परीक्षण करवाते हैं। अगर ये सोना निकला तो हम हार मान लेंगे, और अगर पीतल निकला तो आपको और उस इंस्पेक्टर को जेल जाना होगा। लाला के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि इस बार उसका पासा उल्टा पड़ चुका है। सोमवार की सुबह थी। शहर की जिला अदालत में जबरदस्त गहमा-गहमी थी। एक तरफ लाला धनीराम अपने महंगे सफेद कुर्ते पाजामे में 2 बड़े वकीलों और अपने गुंडों के लश्कर के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी वही घमंड था, जैसे वो न्याय को भी अपनी तिजोरी में बंद कर लेगा। दूसरी तरफ सुमन थी, जिसकी आंखों के नीचे रातों की जागने की वजह से काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी आज भी सीधी थी। माधव को पुलिस वैन से उतारा गया। उसके हाथों में हथकड़ियां थी और उसका सिर झुका हुआ था। माधव जी, सुमन चिल्लाई। माधव ने आंखें उठाकर उसे देखा। उन आंखों में बेबसी और अपार प्रेम था। पुलिस वालों ने माधव को धक्का देकर कोर्ट रूम के अंदर पहुंचाया। सुमन के साथ सुधीर, यानी पत्रकार और वकील साहब थे, जिन्होंने बिना किसी फीस के ये केस लड़ने का फैसला किया था। अंजलि भी वहां मौजूद थी, जो सुमन को बार बार ढांढस बंधा रही थी। जैसे ही जज साहब ने अपनी कुर्सी संभाली, पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। लाला के वकील मिस्टर खन्ना, जो अपनी तीखी जुबान के लिए मशहूर थे, अपनी जगह से उठे। माय लॉर्ड, ये केस बहुत सीधा है, खन्ना ने बनावटी गंभीरता से कहा। एक गरीब ऑटो वाला जिसकी नीयत डोल गई, उसने अपने मकान मालिक की वर्षों पुरानी खानदानी सोने की मूर्ति चुराई। रंगे हाथों पकड़ा गया। मूर्ति उसके ऑटो से बरामद हुई। अब ये किराएदार समाज में सहानुभूति बटोरने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है कि मूर्ति पीतल की है। खन्ना ने सुमन की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, और इसकी पत्नी, जो रातों को अंधेरी गलियों में गुंडों का पीछा करने का दावा करती है, क्या ये एक शरीफ महिला के लक्षण है? माय लॉर्ड, ये पूरा परिवार अपराधी प्रवृत्ति का है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसे लग रहा था जैसे पूरा कानून उसे ही अपराधी साबित करने पर तुला है। अब बारी थी सुमन के वकील मिस्टर वर्मा की। वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने बहुत सी बातें कहीं, लेकिन वे एक बात भूल गए, विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो मूर्ति असली सोना है, जैसा कि लाला जी दावा कर रहे हैं, तो हमें उसे लैब में जांच के लिए भेजने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जज साहब ने सिर हिलाया, सहमति है, लेकिन उससे पहले आपके पास कोई और गवाह है? वर्मा जी ने जोर से कहा, जी हाँ माय लॉर्ड, मैं बुलाना चाहूंगा लल्लू सुनार को। जैसे ही लल्लू सुनार का नाम पुकारा गया, लाला धनीराम के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। लल्लू कांपता हुआ गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हुआ। उसने लाला की तरफ देखा, जो उसे आंखों ही आंखों में जान से मारने की धमकी दे रहा था। लल्लू, वर्मा जी ने कड़क कर पूछा, क्या तुमने इस मूर्ति पर पॉलिश की थी? लल्लू हकलाने लगा, जी वो साहब, मुझे याद नहीं। लाला के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। उसने लल्लू को पहले ही डरा दिया था, लेकिन तभी सुधीर ने पीछे से एक वीडियो क्लिप कोर्ट की बड़ी स्क्रीन पर चला दी, जो उसने जासूसी कैमरे से रिकॉर्ड की थी। उसमें लल्लू साफ साफ कह रहा था कि बिहारी आया था और 500 रुपए देकर पीतल की मूर्ति चमकाकर ले गया था। वीडियो देखते ही कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। जज साहब ने हथौड़ा पटका, ऑर्डर, ऑर्डर। लाला का वकील तुरंत चिल्लाया, माय लॉर्ड, ये वीडियो फर्जी हो सकता है, इसे सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। तभी कोर्ट के बाहर से शोर सुनाई दिया। मोहल्ले की दर्जनों औरतें हाथ में तख्तियां लिए अंदर आने की कोशिश कर रही थी। उन पर लिखा था, लाला चोर है, माधव निर्दोष है। जज साहब ने माहौल को बिगड़ते देख आदेश दिया, शांति बनाए रखें, मूर्ति को तुरंत सरकारी लैब में भेजा जाए और 2 घंटे के अंदर उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की जाए। तब तक कोर्ट की कार्यवाही स्थगित की जाती है। 2 घंटे का वो इंतजार माधव और सुमन के लिए सदियों जैसा था। लाला गलियारे में फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो लैब की रिपोर्ट बदलवाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। 2 घंटे बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई। लैब से सीलबंद लिफाफा आया। जज साहब ने उसे खोला। कमरे में इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। रिपोर्ट के अनुसार
जज साहब ने चश्मा ठीक करते हुए पढ़ा, ये मूर्ति 95% पीतल है और इसके ऊपर सोने का केवल एक बहुत ही पतला पानी चढ़ाया गया है। ये कोई प्राचीन मूर्ति नहीं, बल्कि हाल ही में तैयार किया गया एक नकली टुकड़ा है। पूरा कोर्टरूम तालियों और शोर से गूंज उठा। जज साहब ने तुरंत आदेश दिया, माधव को ससम्मान बरी किया जाता है। साथ ही लाला धनीराम पर जालसाजी और झूठा केस दर्ज करने के लिए मुकदमा चलाया जाए और इंस्पेक्टर राणे, जिन्होंने बिना जांच के गिरफ्तारी की, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की जाए। पुलिस ने वहीं लाला धनीराम के हाथों में हथकड़ी लगा दी। लाला की छड़ी नीचे गिर गई और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। जब माधव जेल की काल कोठरी से बाहर निकला तो शाम का धुंधलका छा रहा था। कोर्ट के बाहर सुमन, बबलू और सुधीर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माधव ने खुली हवा में सांस ली, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को चूमा। सुमन, मुझे लगा था मैं अब कभी सूरज नहीं देख पाऊंगा, माधव ने रूंधे गले से कहा। सुमन ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। न्याय की चक्की धीरे चलती है माधव जी, पर पीसती बहुत बारीक है। चलिए घर चले। जब वे अपने मोहल्ले पहुंचे तो नजारा बदला हुआ था। जो लोग कल तक उन्हें चोर कह रहे थे, वे आज फूल मालाएं लेकर खड़े थे। मोहल्ले के प्रधान जी आगे आए और बोले, माधव भाई, हमें माफ कर दो, हम लाला के डर से चुप थे। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रधान जी, डर जब इंसानियत से बड़ा हो जाए तो समाज मुर्दा हो जाता है। मुझे माला नहीं, बस अपनी वही पुरानी इज्जत चाहिए। माधव अपने उसी जर्जर घर में वापस गया जिसकी छत गिरी हुई थी। वो घर भले ही टूटा था, लेकिन आज वहां सुकून की नींद थी। दूसरी तरफ लाला धनीराम को शहर की केंद्रीय जेल में डाल दिया गया था। जिस लाला ने कभी किसी को अपनी चौखट पर बैठने नहीं दिया, आज वो लोहे की सलाखों के पीछे एक पतली सी दरी पर बैठा था। उसका वकील मिस्टर खन्ना उससे मिलने आया। लाला जी, मामला बहुत बिगड़ गया है, ऊपर से दबाव है। वो अंजलि नाम की औरत ने मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचा दी है। आपकी सारी बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। लाला ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। मैं बर्बाद नहीं हुआ हूँ खन्ना, मेरी तिजोरियों में अभी इतना पैसा है कि मैं पूरे शहर को खरीद सकता हूँ। उस माधव और उसकी पत्नी को इसका हर्जाना भरना होगा। जेल में रहकर भी मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। हवेली में लाला की पत्नी और बच्चे शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। जिस दौलत पर उन्हें नाज था, आज वही उनके लिए गले की फांस बन गई थी। नीलम, लाला की बेटी ने अपने पिता की करतूतों की वजह से कॉलेज जाना छोड़ दिया था। जेल के अंदर से ही लाला ने अपने वफादार गुंडे बिहारी को संदेश भेजा, बिहारी, अगर माधव उस घर में रहा तो मेरी नाक कट जाएगी। वो बस्ती मेरे और बिल्डर के बीच की दीवार है, उस दीवार को ही गिरा दो। बिहारी ने इस बार कोई छोटा मोटा खेल नहीं, बल्कि पूरी बस्ती को साफ करने की योजना बनाई। उसने तय किया कि वो बस्ती के पास बने बिजली के मुख्य ट्रांसफार्मर के साथ छेड़छाड़ करेगा, ताकि ऐसा लगे कि हादसा बिजली की वजह से हुआ है। रात के 2 बज रहे थे। माधव अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा आसमान देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि ट्रांसफार्मर के पास कुछ चिंगारियां निकल रही हैं और वहां कोई साया हाथ में लोहे की रॉड लिए खड़ा है। माधव तुरंत समझ गया। वो चिल्लाया, भागो, बिजली के खम्भों से दूर हटो, बिहारी यहाँ है। पूरा मोहल्ला जाग गया। बिहारी ने जैसे ही तार जोड़ने की कोशिश की, एक भयानक धमाका हुआ। ट्रांसफार्मर में आग लग गई और जलता हुआ तेल नीचे गिरने लगा। माधव ने देखा कि पास की एक झोपड़ी में एक विधवा बुढ़िया फंसी हुई है। बिहारी भागने की कोशिश कर रहा था, पर उसका पैर एक तार में फंस गया और उसे हल्का सा करंट लगा। माधव के पास मौका था कि वो बिहारी को छोड़ दे और अपनी जान बचाए, लेकिन माधव ने पहले बुढ़िया को कंधे पर उठाया और सुरक्षित बाहर निकाला। फिर वो पीछे मुड़ा और बिहारी की तरफ बढ़ा। माधव, छोड़ दे इसे, ये मरने लायक ही है, मोहल्ले वाले चिल्लाए। माधव ने कहा, नहीं, अगर मैं इसे मरने दूं तो मुझ में और लाला में क्या फर्क रह जाएगा। माधव ने लकड़ी के सूखे लट्ठे की मदद से बिहारी को करंट वाले तार से दूर धकेला और उसकी जान बचाई। बिहारी की आंखों में पहली बार खौफ और शर्म एक साथ दिखे। अगले दिन अस्पताल में बिहारी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साहब, लाला ने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया था। वो माधव को मारना चाहता था, पर माधव ने ही मेरी जान बचाई। अब मैं और झूठ नहीं बोलूंगा। बिहारी के इस बयान ने लाला धनीराम की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। लाला पर अब हत्या के प्रयास का मुकदमा भी जुड़ गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि लाला की हवेली और सारी विवादित संपत्तियां कुर्क की जाएं और उस पैसे से उस गरीब बस्ती में पक्के मकान बनवाए जाएं।
अंजलि और सुधीर ने मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी की। कुछ ही महीनों में जहां कभी खंडहर और सीलन भरे कमरे थे, वहां माधव कॉलोनी नाम की एक सुंदर और सुरक्षित बस्ती बनकर तैयार हुई। तो दोस्तों, ये थी माधव और सुमन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे अन्याय का पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सच्चाई और धैर्य की एक छोटी सी चोट उसे धूल में मिला सकती है। जब तक हम अन्याय से डरते रहेंगे, लाला धनीराम जैसे लोग हमारा शोषण करते रहेंगे। आवाज उठाना ही पहला कदम है। कभी भी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपको माधव का साहस पसंद आया? क्या आपको भी लगता है कि आज के समाज में माधव जैसे ईमानदार लोगों की जीत मुमकिन है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसी ही और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जुड़े रहें, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बगिया की पहचान।